नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी महासचिवों की आज बैठक है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी, और इस दौरान तमाम बैठकों का दौर जारी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो जेपी नड्डा इस बैठक को लेते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी महासचिवों की आज महत्वपूर्ण बैठक। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, लगातार मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी है और इसे लेकर रणनीति मंथन लगातार जारी है, और देखिए बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनकी एक बैठक आज बुलाई गई है और शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यह बैठक होगी। और निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव नजदीक है 2024 में, और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी रही है कि जब भी एक चुनाव खत्म होता है वो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं ना कहीं चुनौती होने वाली है, क्योंकि आप देखिए लगातार जो विपक्षी दल है वो जो समान विचारधारा के विपक्षी दल है उनको एक साथ करने की जो कवायद है वो लगातार चल रही है। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास जो है वो एमके स्टालिन के नेतृत्व में किया गया था। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होगी तो एक रणनीति तैयार की जाएगी, एक खाका तैयार किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पे किस तरीके से मजबूत किया जाए और बूथ लेवल तक किस तरीके से और सशक्त किया जाए। जब बूथ का कार्यकर्ता मजबूत होता है तो निश्चित रूप से उस जिले में, उस तहसील में मजबूती मिलती है, उस तहसील में मजबूती है, ऐसे ऐसे कड़ी चलती है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोकसभा में एक तरीके से जो पार्टी की जो रणनीति होती है वो मजबूत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर लगातार चिंतन और मंथन कर रही है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हार का सामना करना पड़ा था वहां पे बीजेपी किस तरीके से रणनीति बनाए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां पे नुकसान ना हो। और इसको लेकर कहीं ना कहीं कवायद चल रही है और कई लोगों को जिम्मेवारी देने की भी जो प्रयास है वो किया जाएगा कि किस तरीके से किनको कहां पे जिम्मेवारी दी जाएगी जहां पे उसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रभारी उस इलाके से आते हैं अगर उनको वहां की जिम्मेवारी दी जाती है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में आज एक बैठक जब होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और तमाम जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो एक तरीके से अपना रिपोर्ट कार्ड भी देंगे कि उनकी क्या कुछ तैयारी है, कितने लोगों से वो संपर्क में है, किन क्षेत्रों में संपर्क में है, और सबसे बड़ी बात है कि जातिगत समीकरण को भी किस तरीके से सेट किया जा रहा है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय महासचिवों की हो जाती है चुनाव के दौरान। और आप देखिए आने वाले दिनों में जहां विधानसभा के भी चुनाव है वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। चुनौती विपक्षी दल की जो एकजुटता जो करने की जो कवायद है वो चल रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाए इसको लेकर आज चर्चा की जा सकती है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो बुलाई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है विपक्ष का जो माना जाता है वोट बैंक वो मुस्लिम वोट बैंक है। उसमें किस तरीके से सेंधमारी करनी है। आप देखिए लगातार पसमानदा मुस्लिमों को एक साथ करने की जो कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रम किए जाते रहे हैं और ऐसे आयोजन किए जाते हैं जहां पे मुस्लिमों को भी अपने साथ लाने की जो कवायद है वो की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओबीसी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि किस तरीके से रुझान जो है वो ओबीसी जो वोटर्स है उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। ऐसे में अब जो खासतौर पर गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ रणनीति बनाएगी इसको लेकर देखना होगा। देखिए हर वर्गों को साधने के प्रयास में बीजेपी है और लगातार देखिए हर प्रदेश में किस तरह से इसे लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है, कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं जैसे हर वर्ग बीजेपी से जुड़ सके। लगातार पीयूष आप बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में फिर शुरू हुई पोस्टर पॉलिटिक्स। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। अब बीजेपी नेता आशीष सूद ने लगाया पोस्टर के जरिए सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। तो देखिए दिल्ली में जो इस वक्त पॉलिटिक्स है वो पोस्टर वॉर पे देखने को मिल रही है। किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये पोस्टर वॉर चल रहा है। हमारे साथ लगातार पीयूष जुड़े हुए हैं जो लगातार इस पूरे खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पीयूष, दिल्ली में जिस तरह से पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, पोस्टर वॉर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पोस्टर के जरिए निशाना साध रही थी तो वहीं बीजेपी भी पलटवार करते हुए लगातार निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी पर।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं जारी है। सबसे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक जो पोस्टर है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए। उस दौरान आपने कार्रवाई देखी कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने करीब 2000 से ज्यादा जो पोस्टर है वो उस पोस्टर को हटाया या यूं कहें कि फाड़ दिए। इसके बाद उस मामले में आप देखिए 120 से ज्यादा जो FIR है वो दर्ज होती है, 6 से ज्यादा जो गिरफ्तारियां हैं, जिन लोगों को हिरासत में लिया जाता है वो लिया जाता है। हालांकि वो जमानती धाराओं में उनको हिरासत में लिया जाता है, जमानत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस दौरान दिल्ली पुलिस ये तर्क देती है कि उन पोस्टर्स पे जो प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, वो मौजूद नहीं था। इस वजह से कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन था, इस वजह से कार्रवाई होती है। इसके बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली बीजेपी की ओर से खासतौर पे एक और पोस्टर इसके विरोध में उस समय लगाया जाता है। इसके बाद फिर आम आदमी पार्टी की ओर से 11 भाषाओं में उसी पोस्टर को लगाया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप बीजेपी लगाती है कि उसमें आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। हालांकि उसमें नीचे लिखा जाता है कि पब्लिश बाय आम आदमी पार्टी, जिस बात का तर्क दिल्ली पुलिस पहले देती थी। तो उसको लेकर 11 भाषाओं में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से पोस्टर लगाती है। ऐसे में आज कहीं ना कहीं फिर से जो बीजेपी के नेता हैं आशीष सूद, उनकी ओर से दिल्ली में अलग अलग जगहों पे पोस्टर लगाए गए हैं और दिल्ली सरकार पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे हमला बोला गया है, खासतौर पे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला गया है। तो निश्चित रूप से दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस पोस्टर को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार इस तरीके के पोस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ जवाब देखने को मिलता है और ये पोस्टर वॉर कितना आगे अभी जाने वाला है। पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गणेश जोशी ने उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से की मुलाकात। उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं गणेश जोशी। कामकाज और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। दुष्यंत गौतम से मुलाकात कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे गणेश जोशी। उत्तराखंड में चल रही परियोजनाओं को लेकर चर्चा होगी। तो गणेश जोशी चूंकि अभी मौजूद है दिल्ली में और इस दौरान तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम से मुलाकात हुई है, चुनावों को लेकर चर्चा की गई है, तो कामकाज को लेकर चर्चा हुई है। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, जहां एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी को हमने दिल्ली में देखा था, तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे, तो वहीं गणेश जोशी भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, जहां पर मंत्रियों से मुलाकात हुई है, कामकाज आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की गई और रक्षा मंत्री से भी आगामी उनकी मुलाकात बाकी है। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं गणेश जोशी, वो दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान आपने देखा कि जो उत्तराखंड के प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत कुमार गौतम, वो उनके आवास पर गए थे और उनसे मुलाकात हुई। निश्चित रूप से ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, क्योंकि आमतौर पर जब भी उत्तराखंड के कोई मंत्री आते हैं तो वो उत्तराखंड के प्रभारी जो कि दुष्यंत गौतम है तो एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब भी दो बड़े नेता मुलाकात करते हैं, शिष्टाचार मुलाकात का नाम जरूर दिया जाता है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं भी होती है और निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चाएं भी हुई होंगी। क्योंकि जब दुष्यंत गौतम ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए बताया तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास को लेकर कई परियोजनाएं हैं, उसको लेकर भी चर्चा हुई है कि उत्तराखंड के किस तरीके से विकास की जो रफ्तार है वो दी जा सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज गणेश जोशी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनसे भी मुलाकात करने का उन्होंने समय मांगा था। निश्चित रूप से अगर मुलाकात होती है तो कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि रक्षा से जुड़े हुए मामले में अगर हम बात करें तो लगातार उत्तराखंड सरकार जो है वो बेहतर काम कर रही है और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसको और भी तेजी से रफ्तार देना है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है वो उत्तराखंड के जो मंत्री हैं गणेश जोशी, उनका माना जा रहा है, क्योंकि एक समीक्षा बैठक भी जो है वो दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में गणेश जोशी द्वारा की गई है। उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की गई है, कामकाजों को लेकर चर्चा की गई, इनके जो संबंधित जो मंत्रालय है उसको लेकर किस तरीके से और बेहतर काम किया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज महासचिवों की बैठक में पिछले कार्यों पर मंथन हुआ है और आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनेगी। आगे क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की आज बैठक होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, बीजेपी की अगर हम बात करें, विपक्षी दल एक तरफ एकजुट हो रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी जो है आज बैठक करने वाली है। किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी, खासतौर पे अगर लोकसभा के चुनाव अगर हम देखें तो वो भी नजदीक है 2024 के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते उनके महामंत्री को समय समय बैठना रहता है। पहले जो बैठक हुई थी उस दिन नहीं रहते, तो अगली बार हम 4 तारीख को मिलेंगे, बैठेंगे, पूर्व में कौन कौन से काम पे उस पर चर्चा करेंगे और एक राजनीतिक दल है इसलिए चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। एक रूटीन काम है, रूटीन वर्क है, सभी महामंत्रियों को उन्होंने काम दिए हुए हैं और जो काम संगठन ने ले रखे हैं उनको आगे बढ़ाना है।
सर अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास क्या कुछ चुनौती है खासतौर पे ओबीसी समाज को लेकर अपनी ओर साधने के लिए, या यूं कहें क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि ओबीसी समाज का ज्यादातर जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। इस बार की क्या कुछ तैयारी है खासतौर पे केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी एजेंडे पे ही काम नहीं करती, चुनाव ही उसके प्रमुखता नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने एक मूल मंत्र हमें दिया है, चुनाव भी जीतना है और लोगों का दिल भी जीतना है। तो दिल जीतने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, लोगों के पास में आज सरकार की सारी योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसकी चिंता हम लगातार करते रहते हैं। सर उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी ने आपसे मुलाकात की है, किन विषयों पर चर्चा हुई, चूंकि आप उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं? वो आए हुए थे, अनेकों ने काम होते हैं, हर मंत्री अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है और जो केंद्र से जुड़े हुए होते हैं केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर अपना सहयोग लेने की कोशिश करता है। बिहार की बात करें या बंगाल की बात करें, हिंसा की खबरें अलग अलग जगहों से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचती है और किस तरीके की कार्रवाई की मांग करती है खासतौर पर अराजक तत्वों पे? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि दोनों जगह जो सरकारें बैठी हैं सब संविधान की शपथ लेके बैठी हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और मुस्लिम का वोट पाने के लिए हिंदुओं को जिस प्रकार दबाने का काम कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि मुसलमानों को किसी प्रकार की रमजानों में हानि नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के एरिया में आप नहीं जाएंगे, मुसलमानों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। तो हिंदू कहाँ जाएगा बेचारा? उसकी भी तो रामनवमी है, उसकी भी हनुमान जयंती है, उसके भी पर्व लगातार होते हैं, वो भी एक अपनी भावनाओं को लेकर जीता है, तो उसका कोई हक नहीं है क्या देश पे? लेकिन जो लोग संविधान की शपथ लेने के बावजूद ही ऐसे हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये उनके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी, वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। भारतीय जनता और अब खबर बिहार से है, जहां पर रामनवमी जुलूस के दौरान नालंदा जिले के बिहार शरीफ और रोहतास जिले के सासाराम में हिंसा भड़क उठी थी, जिसको लेकर इस मामले में अब तक 173 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि हिंसा को लेकर बिहार की राजनीति अभी भी गरमाई हुई है। तो अफवाहबाजों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। जिस तरह से हिंसा भड़की, उसके बाद लगातार गिरफ्तारियों का दौर भी देखने को मिल रहा है। रामनवमी का मौका था, उस दौरान जुलूस में जिस तरह से हिंसा भड़काई गई, हिंसा को लेकर राजनीति अभी भी गर्म है। वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। 173 से भी ज्यादा लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अब तक 173 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले पर। तो किस तरह से पूरे राज्य का माहौल बिगड़ा रामनवमी के मौके पर, तो लगातार छावनी में तब्दील हो गया है इस वक्त पूरा बिहार। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। तो रामनवमी उत्सव के दौरान नालंदा जिले में बिहार शरीफ और सासाराम में दो समुदायों के बीच तनाव हो गया। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में तनाव के सिलसिले में बिहार पुलिस ने अब तक 77 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो लगातार उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। ये वो तस्वीर है, उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की थी और देखिए इसी आधार पर उपद्रवियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो 173 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। जिस तरह से अफवाह फैलाई जा रही थी, उसको किस तरह से रोक लगाई जाए, तो अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि जो माहौल है वो ना बिगड़े। तो लगातार पुलिस अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे रही है। उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी। तो झड़प के बाद धारा 144 बिहार शरीफ में लागू है।
एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने बीजेपी पर हमला बोला है। राज्य में बढ़ रही सांप्रदायिक हिंसा को लेकर उन्होंने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस के सामने नालंदा में मदरसा को जलाया गया, ये सरासर गलत है। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का मानना है कि अगर माइनॉरिटी का खून बहेगा तो हिंदुत्व में एकजुटता आएगी। इस वक्त दंगाइयों ने जो दंगे भड़काए हैं 38 जिले में, जो कुछ इन लोगों ने किया है, और एक तरफा तौर पर हर जगह एंटी माइनॉरिटी नारे लगाए इन लोगों ने, एक आतंक का माहौल बनाने का काम किया। और उसकी हद तो हो गई नालंदा में। 31 तारीख को वहां पर पुलिस के सामने में मदरसा अजीजिया को जलाया गया। मदरसा अजीजिया के में हजारों धार्मिक ग्रंथों को जलाया गया। मुरारपुर की मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया और उस पर भगवा झंडे बांधे गए। क्या ये सब कुछ 31 तारीख हुआ? उसके बावजूद भी 1 तारीख को इसकी पुनरावृत्ति क्यों हुई? लगता है बिहार में और पूरे देश में भी माइनॉरिटी के लोगों को कहीं न कहीं से लोग अपने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना रहे हैं। चूंकि भाजपा ये समझती है कि माइनॉरिटी का खून बहाओगे तो सांप्रदायिक हिंदू वोट में हमारी एकजुटता आएगी, और यही वजह से उनके वो सारे संगठन, उनके पालतू संगठनों ने ये दंगा अंजाम दिया। बिहार में इस अब बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि सामाजिक समानता हमारा ध्येय है। हमारे श्रम, मेधा और हुनर के लिए ख्याति प्राप्त विश्वकर्मा समाज के सम्मानित जन से हुई आत्मीय भेंट में उनकी अपेक्षाओं को सुना और यह संतोष का विषय है कि सभी वर्ग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि सामाजिक समानता हमारा ध्येय है। तो ये तस्वीर भी साझा की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तस्वीर साझा करते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि सामाजिक समानता हमारा ध्येय है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।